जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी कि जिसमें हम भारत का संविधान जानेंगे। और दोस्तों ये जो क्लास है हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके लिए ये कंप्लीट फॉर्मेट में कंप्लीट मिलेगी। तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है और इस क्लास को पूरा अटेंड करना है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपकी पॉलिटी में उतनी शानदार पकड़ हो जाएगी जितने की आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधान है। भारत का जो संविधान ही होता है वो सर्वोच्च विधान होता है। किसी भी देश का संविधान अपने आप में सर्वोच्च कानून का प्रावधान होता है। देखिए दोस्तों, जो संविधान जो हुआ हमारा, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। देखिए दोस्तों, केवल पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए दोस्तों, और जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर का जो दिन है इसे ही हम संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाने लगे। जबकि 26 जनवरी को जो है दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जानेंगे सारी जानकारी। देखो, भारत के संविधान का जो मूल आधार है वो भारत का जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, वो उसका मूल आधार था संविधान का। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और कैसा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो वो है भारत का ही। देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जो है जनक कहते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सामान्य जानकारी में हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सुंदर भारत के संविधान का पहला पृष्ठ पेज है जो कि कितना सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें जो कितने भाग हैं तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो भाग हैं वो कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। इसके अंदर 22 भाग हैं। इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूची की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। लेकिन आपसे अगर संविधान बनने के समय अनुसूची पूछे तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी तो आज जो है भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हो गई, 12 अनुसूची हो गई। सबसे पहले हम शुरुआत ही करेंगे अनुसूचियों से। देखिए दोस्तों, भाग क्या है, ये संविधान का जिस प्रकार आपका गणित का एक टॉपिक होता है या चैप्टर होता है, ऐसे ही संविधान में भाग होते हैं। और एक कितने भागों में बटा हमारा संविधान, 22 भागों में बटा हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अनुसूचियां समझेंगे। पहली जो अनुसूची है उसके अंदर राज्य और केंद्र शासित का उल्लेख मिलता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 3 के बारे में शपथ के बारे में संबंधित उल्लेख मिलता है। शपथ जो है वो तीसरे में मिलती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। पांचवी जो अनुसूची है उसके अंदर अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक का उल्लेख मिलता है। मतलब एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसका जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची के अंदर है। अब आपको याद हो गई होंगी, पहली अनुसूची के अंदर क्या हो गया, देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरे में वेतन और भत्ते के बारे में बात हुई है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के आरक्षण के प्रावधान के बारे में बताया गया है। भाग छठी अनुसूची की बात करेंगे तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम
की जो जनजातीय प्रशासन है यानी पूर्व उत्तर की भारत की विशेषता बताई गई है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि छठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो देखिए दोस्तों मणिपुर राज्य का उल्लेख नहीं है इसमें। लगभग इसी तरह पूछता है। आपको 4 राज्य याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्यों का प्रावधान है। बात करेंगे 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच के जो शक्ति का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे संघ सूची है जो कि केंद्र सरकार इस पर काम करती है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। बात करेंगे राज्य सूची में, तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 4 विषय हटा दिए गए हैं और 4 विषय जो है समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो समवर्ती सूची पहले 47 थी, उसमें 4 राज्य सूची से यहाँ आ गई, तो यहाँ पर अब समवर्ती सूची में 52 हो गई। अब अवशिष्ट सूची में कितनी भाग हैं, तो इसमें अनंत भाग हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि जो संघ सूची है वो किसके अधीन कार्य करती है। देखिए दोस्तों, संघ सूची पर जो कार्य करता है वो केंद्र शासित प्रदेश करता है। राज्य सूची में राज्य काम करता है। समवर्ती सूची पर केंद्र शासित और जो हमारा राज्य है, दोनों की सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। अवशिष्ट सूची पर जो है दोस्तों, उस पर जो प्रावधान होता है वो केंद्र शासित का प्रावधान होता है। जैसे रेल हो गई, रेलवे हो गई, उस पर किसका अधिक्षेप होता है, तो देखो ये दोस्तों रेलवे पर केंद्र शासित प्रदेश का पूरा हक बना हुआ रहता है। बैंक हो गया, उस पर भी केंद्र शासित, तो बैंक, रेलवे जो इत्यादि हैं वो संघ सूची पर आते हैं। राज्य सूची के अंदर राज्य की जो सड़कें हैं, नगर पालिका हैं, ऐसी चीज़ें जो राज्य जिन पर कानून बनाता है वो सभी राज्य सूची के अंदर आती हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस पर किसका हस्तक्षेप होता है, राज्य का हस्तक्षेप होता है। जैसे आपने कहा सेना, तो सेना पर राज्य का प्रावधान नहीं होता, इसलिए वो राज्य सूची के विषय नहीं है। सेना जो है संघ सूची का विषय है, क्योंकि उस पर केंद्र का हस्तक्षेप होता है। बात करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। जैसे कि शिक्षा पर राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा नीति में सुधार कर सकती है, केंद्र सरकार चाहे तो शिक्षा सूची में जो है बदलाव कर सकती है। अपशिष्ट सूची के अंदर क्या आते हैं, अपशिष्ट सूची के अंदर सोशल मीडिया इत्यादि जो चीज़ें हैं वो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिन्हें ना तो संघ सूची में रखा जाए, ना जिन्हें राज्य सूची में रखा जाए, ना जिन्हें समवर्ती सूची में रखा जाए, लेकिन अपशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार का ही हस्तक्षेप होता है। 8वीं अनुसूची में बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम और इसी के द्वारा पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन था, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान आया था। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दल बदल संबंधी प्रावधान क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे गुजरात में कोई सांसद जीत जाता है और जीतने के बाद मान लीजिएगा कि वो बीजेपी पार्टी से आता है, जीतने के बाद उसकी इच्छा हो गई कि नहीं मुझे तो कांग्रेस में जाना है, तो ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, यानी कि दल बदल संबंधी प्रावधान नहीं है। बाद में वो नहीं जा सकता, इसी को दल बदल संबंधी प्रावधान कहते हैं। बात करेंगे 11वीं अनुसूची में, जिसमें पंचायतों का प्रावधान है। 1993 में जो है पंचायत अधिनियम आया, 92 था, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, तो जो कि 73वां संविधान संशोधन था। तो हमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान मिला। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची के अंदर नगर निकायों का प्रावधान है, जो कि 74वां संविधान संशोधन था। यानी कि एक बार हम सारी की सारी रिपीट करेंगे। देखिए दोस्तों, सारी की सारी रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पहली अनुसूची में देश के राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, पहली अनुसूची में। भारत में कितने राज्य वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान का उल्लेख मिलता है।
बात करेंगे छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें मणिपुर या अन्य किसी राज्य का प्रावधान नहीं है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच के बंटवारे के बारे में बताया गया है। आपको याद रखना है कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 हैं, पहले 66 थे, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। अवशिष्ट सूची में अनंत होते हैं। केंद्र शासित सूची में जो सरकार कानून बनाती है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। राज्य सूची में जो कानून बनाती है वो राज्य की प्रशासन बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों का हस्तक्षेप होता है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सारी की सारी 22 भाषाएं आगे मैं आपको बताने वाला हूं। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे जिसमें भूमि सुधार प्रावधान दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन है जिसमें पंचायतों का गठन है और पंचायत का जो गठन है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन है। इसमें नगर निकायों का प्रावधान मिलता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि याद हो गई होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने मैप इसलिए लगाया है क्योंकि आपको वो छठी अनुसूची याद हो जाए। छठी अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख है? 4 राज्यों का। 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं अब आपको बताना है। तो पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, फिर मिजोरम और फिर मेघालय। ये 4 राज्यों का उसमें आपको छठी अनुसूची में बात कही गई है। देखिए दोस्तों, अब हम पहली जो अनुसूची थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो उसमें दोस्तों 4 आर्टिकल हैं, 4 अनुच्छेद हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे उन चारों अनुच्छेद के बारे में जो संघ नाम और संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पहले अनुच्छेद में क्या कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। देखिए दोस्तों, यहाँ फेडरेशन नहीं है, यहाँ जो हमारा राज्य है वो यूनियन है। वो कैसा है? यूनियन है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दूसरा याद रखना है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विस्तृत हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे अनुच्छेद में यह बात की गई कि संसद जो चाहे तो किसी भी देश जो हमारे देश में मिलना चाहता है उसके बारे में प्रावधान है। उदाहरण के लिए जैसे गोवा, जिसे हमने 56वां संविधान संशोधन करके 1987 में 25वां राज्य बनाया था। जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में 22वां राज्य बनाया था। सिक्किम पहले हमारा नहीं था लेकिन बाद में ये हमारे देश में मिलना चाहता था, जिसे हमने 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके 22वां राज्य बनाया था। तो पहले अनुच्छेद में क्या मिलता है? पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में कोई भी देश अगर हमारे देश में आकर मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। ठीक है। तीसरे अनुच्छेद में राज्यों की, भारत के राज्यों का जो सीमा क्षेत्र है उनमें जो है नाम या परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, उत्तराखंड से झारखंड टूटा था, इसमें 2 राज्य अलग हुए थे, मतलब कोई भी भारत के 2 राज्यों को अलग किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था 2000 के अंदर, तो इनमें 2 राज्यों में हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अब चौथा अनुच्छेद इसके अंदर क्या आता है? देखिए दोस्तों, चौथा अनुच्छेद है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां इसमें हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है 368, इसमें क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के बारे में दी गई है। देखिए दोस्तों, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू करना हो तो वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के लागू हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ चौथी वाली अनुच्छेद में यही बात कही गई है। आपको इतना सारा याद नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, यानी कि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया करके हम चाहें तो किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति चाहे कि राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, हमें नहीं मिला सकते, तो ऐसा संभव नहीं है। राष्ट्रपति उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। हम किसी भी देश के हम जो हमारे साथ मिलना चाहते हैं हम उसकी सीमा को मिला सकते हैं, या हमारा राज्य जो मिलना चाहे उसके नाम में परिवर्तन करना चाहें तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के भी हम कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 4 में दिया गया है।
तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे की क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और भारत के संविधान की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। और दोस्तों अब आप लोगों से एक कमेंट में क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। कल क्लास नंबर 2 में हम आगे की संविधान की क्लास को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिए। जय हिंद।